नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं चाणक्य न्यूज़ एंड मीडिया के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे कि व्हाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट टू गेट अ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारा देश दशकों से प्रयास कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता हासिल हो सके। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी और अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अथक प्रयास कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हासिल हो सके। इन सब प्रयासों के बावजूद हमें सफलता अब तक हासिल नहीं हो पाई। तो क्या कारण है, क्यों ये इतना मुश्किल है कि लगभग असंभव सा दिखाई देता है, आज हम ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। 1945 में यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई थी। इसको फॉर्म करने वाले थे जो देश वर्ल्ड वॉर II के विनर कंट्रीज थे। जो वर्ल्ड वॉर चला था, वर्ल्ड वॉर II जो चला था, उसमें जो विजयी देश थे आपका अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया। तो ये चार देश जो इसके वर्ल्ड वॉर II के मेजर विनर थे, जिनको इसका वर्ल्ड वॉर II का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था, इन चारों देशों ने बेसिकली इसका प्रारूप तय किया था और बाकी सब देश उसमें जुड़ते चले गए। तो भारत 1945 से UN का परमानेंट मेंबर है, फाउंडर मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का अब तक टेम्परेरी मेंबर है, स्थायी सदस्य नहीं है। तो वर्ल्ड वॉर II में जो ये विजयी देश थे चारों, इन लोगों ने यूनाइटेड नेशन पे एक तरीके से अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया। एक तरीके से उस पर अपनी मोनोपोली, अपनी कमांड स्थापित कर ली। अब यूनाइटेड नेशंस की जो फॉर्मेशन हुई, उसके जो नियम हैं वो 1945 के उस टाइम के जो आधार पे ही अब तक बने हुए हैं। जो उस टाइम की जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां थी, उसी के आधार पे अब तक यूनाइटेड नेशन चलता है। अब क्या है कि यूनाइटेड नेशन में दो तरीके हैं कि परमानेंट सीट हासिल हो सके। एक तो पहले यूनाइटेड नेशंस का जो जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, उनकी वोटिंग होती है। उस वोटिंग में 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना ज़रूरी है। और उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो अब 5 हो गए, चाइना और जुड़ गया, तो ये 5 देशों से इन पांचों का आपको समर्थन होना चाहिए। अब क्या है, अब अगर एक भी देश ने वीटो पावर इस्तेमाल कर ली और एक ही भी देश ने अगर विरोध कर दिया, तो आप स्क्वायर बैक टू नन हो गया, यानी आपके सारे प्रयास ज़ीरो हो गए, फेल हो गए। ये है दिक्कत इसकी। अब आप सब जानते हैं कि हमारा देश जो है दशकों से प्रयास कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब तक हमारे देश का जो योगदान है वो लगभग अतुलनीय होने के साथ साथ लगभग सेकंड टू नन है। सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे देश का। हमारे देश के 2 लाख सैनिक अब तक हम यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। और अब तक हमारे सर्वाधिक, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 164 सैनिकों ने शहादत हासिल करी है, शहीद हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स में, इनके विभिन्न प्रोजेक्ट्स में, इनके विभिन्न जो इन्होंने जो पीस कीपिंग जो मिशंस थे, उसमें हमारे 164 के करीब हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। इसके अलावा हम फंडिंग भी सबसे ज़्यादा करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। सबसे ज़्यादा जो फंडिंग करते हैं ग्रुप 4 के हमारे जो रिमेनिंग देश हैं, जापान सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है, ब्राज़ील भी करता है। जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और इंडिया, ये ग्रुप 4 के 4 देश हैं जो UN के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हासिल करना चाह रहे हैं। और इन चारों को ही एक तरीके से सिरे से ये कभी कोई वीटो पावर इस्तेमाल कर लेता है, इन चारों को ये हासिल नहीं हो पाती। अब क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने आपसे डिस्कस करा कि सबसे बड़ा जो इसमें इशू आता है वीटो पावर का।
अब क्या है, जैसे भारत के केस में हमारे जितने भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए उन्होंने कूटनीतिज्ञ प्रयास भी किए, एक से एक अच्छे प्रयास किए, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हों, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हों, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी हों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, मनमोहन सिंह जी हों, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, सबने अथक प्रयास किए, बेइंतहा मेहनत करी कि मेंबरशिप हासिल हो सके। लेकिन होता क्या है कि एक तो यूनाइटेड नेशंस के जो बाकी मेंबर हैं, जब आपका वोटिंग होती है उसमें जो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उसमें पाकिस्तान जैसे कई देश ऐसे हैं जो एक दूसरे की टांग खिंचाई में रहते हैं, वो वोटिंग में अगेंस्ट वोट करते हैं। चलिए उन सबको मैनेज कर लिया भारत ने, अगर मान लीजिए 2/3 ऑफ मेजोरिटी हासिल कर ली, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी हासिल कर ली। उसके बाद में फिर ये जो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के 5, जो कि आपके अमेरिका है, यूएसए, रशिया और आपका यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना बाद में जुड़ा था। तो ये 5 देश हैं, इन सब का हमें समर्थन चाहिए होता है। तो भारत के केस में क्या है कि 2/3 मेजोरिटी हमें हासिल हो गई। उसके बाद में क्या होता है कि कभी चाइना वीटो पावर इस्तेमाल कर देता है भारत के अगेंस्ट में, कभी क्या होता है, अगर हम मान लीजिए, अब दिक्कत क्या है, रशिया और अमेरिका दोनों एक तरीके से पहले के उसमें धुर प्रतिद्वंदी माने जाते थे, एक दूसरे के काफ़ी अगेंस्ट में रहते थे। पूरी वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स थी वो इसी पे डिपेंड करती थी। जो कोल्ड वॉर भी जो था कि एक धड़ा होता था, जो एक धड़ होता था, जो एक होता था, ग्रुप होता था, वो यूएसए के फेवर करता था, और दूसरा ग्रुप होता था वो रशिया के फेवर में हुआ करता था। अब क्या होता था, जैसे हम लोगों ने कई बार प्रयासों में क्या किया कि हम लोगों ने 2/3 मेजोरिटी भी हासिल कर ली। अब क्या हुआ, अब हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, सपोज अब यूएस ने कह दिया कि भाई हम आपको समर्थन कर रहे हैं, तो रशिया उसके अगेंस्ट हो जाता था। हालांकि रशिया ने हमारा कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जब रशिया फेवर करता था तो यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हमारे अगेंस्ट हो जाता था। ये पहले हुआ है। अब क्या हो रहा है, अब हमारे को 2/3 मेजोरिटी भी मिल जाती है तो चाइना अगेंस्ट हो जाता है। तो ये जो एक परिस्थिति बनी हुई है कि भाई पहले आप 2/3 मेजोरिटी लो, उसके बाद इन 5 देशों में से कोई वीटो पावर्स ना इस्तेमाल करे, तो ये हो नहीं पाता कभी, क्योंकि कोई ना कोई देश आपके अगेंस्ट में हो जाता है। अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो नियमावली है, जो इसकी जो कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन में भी अगर कोई चेंज करना चाहे तो उसके लिए भी ऐसी है कि पहले आपको 2/3 मेजोरिटी लेकर आएँ, 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो जाए, उसके बाद जो 5 देश हैं ये सब उसको मान लें, कोई वीटो पावर ना इस्तेमाल करे, तब जाके यूनाइटेड नेशन में कोई चेंज होगा। अब ये भी लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस के जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सन 1945 के हिसाब से अब तक चल रहे हैं। जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और जो उसके विजयी देश थे, यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये 4 जो देश जो उसके मेजर जो विनर थे उस युद्ध के, तो ये यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा बाद में जैसे चाइना जुड़ा, तो चाइना जुड़ने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कूटनीति है। उसमें लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी की गलती है या कमी हो गई। हालांकि अगर हम उस परिस्थितियों में देखें, उस टाइम की परिस्थितियों में देखें, तो वो इतना आसान नहीं था उस टाइम में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2 मेन ग्रुप हैं, एक आपका यूएसए वाला ग्रुप हो गया, एक रशिया वाला ग्रुप हो गया। अब अगर एक ग्रुप का आपका समर्थन मिल जाता है तो दूसरा ग्रुप आपको विरोध कर देता है, तो मतलब आपको अगर किसी एक ने भी वीटो पावर इस्तेमाल कर लिया तो आपके सारे प्रयास बेकार हो गए। उस टाइम भी ये परिस्थिति थी, एक ग्रुप हमें समर्थन दे रहा था, एक ग्रुप नहीं दे रहा था, और एक भी अगर वीटो लग जाता 4 में से उस टाइम, तो सारे प्रयास स्क्वायर टू नन थे। सिमिलरली आज अब एक और आ गया उसमें चाइना, वो वीटो पावर अगेंस्ट में इस्तेमाल करता ही करता है। तो ये जो बेसिक रीजंस हैं, इस वजह से जो भारत हो गया, भारत के अलावा ग्रुप 4 के जो रिमेनिंग 3 देश हैं, ब्राज़ील है, जापान है और जर्मनी, ये तीनों देश भी भारत के साथ मिलके अथक प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हासिल हो सके, फिर भी नहीं हो पाती। अब भारत के केस में भारत जो है 1945 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है, और यूनाइटेड नेशन की जो फॉर्मेशन हुई थी 1945 से, तब से भारत इसका परमानेंट मेंबर है। भारत ने अब तक सबसे ज़्यादा
2 लाख के करीब अपने सैनिक यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के पीस कीपिंग फोर्स में अपने सैनिकों को प्रोवाइड किया है, सैनिकों की सेवाएं दी हैं उसमें। और भारत के ही सर्वाधिक सैनिक शहीद भी हुए हैं। 164 सैनिक भारत के इन पीस कीपिंग मिशंस में शहीद हुए हैं, शहादत हासिल करी है। इसके अलावा भारत यूनाइटेड नेशंस को सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पे भी मदद प्रदान करता है। उनके सहायता कोष में भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है प्रोवाइड करता है। भारत के अलावा जापान सबसे ज़्यादा करता है, जो कि ग्रुप 4 में आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम सारे ग्रुप 4 वाले चारों देशों को, वो जब सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर का नंबर आता है तो उन्हें साइड लाइन कर देते हैं, कोई ना कोई वीटो पावर इस्तेमाल कर देता है और वो फिर मामला दब जाता है, ठंडे बस्ते में दब जाता है, जब तक कि फिर दोबारा से कोशिश स्टार्ट हो। तो ये लगभग इम्पॉसिबल सा एक टारगेट हो गया, इम्पॉसिबल सा मिशन हो गया कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हासिल हो, क्योंकि कोई ना कोई देश आपके अगेंस्ट में, इन पांचों में से कोई ना कोई आपके अगेंस्ट में वीटो पावर इस्तेमाल कर ही देगा। इसी वजह से जापान को अब तक हासिल नहीं हुई, इसी वजह से आपको जर्मनी हासिल नहीं कर पाया, ब्राज़ील हासिल नहीं कर पाया और हमारे देश भी हासिल नहीं कर पाया। अब जब तक इस नियम में बदलाव नहीं आएंगे, 1945 के हिसाब से बने हुए नियम, जब 4 देश जो इसके विजयी हुए थे उन्होंने अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेशन करी, उस टाइम की जो जियोपॉलिटिकल जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। उस टाइम देशों की भौगोलिक और जो राजनीतिक जो समीकरणें थी वो अलग थी। अब बिल्कुल बदलाव है। अब आज की परिस्थितियों में इन नियमों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि अगर यूनाइटेड नेशन इन नियमों में बदलाव नहीं करेगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप हासिल करना बाकी देशों के लिए लगभग असंभव सा ही है। तो ये जो है बेसिक रीज़न है कि क्यों भारत या और कोई देश यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा। तो यानी कि या तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल अपना जो है नियमों को चेंज करे, मॉडिफाई करे आजकल के हिसाब से, तब तक पॉसिबल होगा। और एक और चीज़ है कि यूनाइटेड नेशन अगर ये नहीं करता है, यूनाइटेड नेशन अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस नहीं लाता, आजकल के हिसाब से मॉडिफिकेशन नहीं करता है, अपने आप को आजकल के हिसाब से बदलता नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यूनाइटेड नेशन की भी जो वैल्यू है, जो उसका जो वैल्यू अब तक जो बनी हुई है पूरी दुनिया में, वो कहीं उसकी नगण्य ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए, कहीं उसकी वैल्यू ही ना ख़त्म हो जाए। तो यूनाइटेड नेशन को अपने आप को बदलना होगा, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, आजकल के टाइम के हिसाब से करना होगा। 100 साल के करीब होने वाले हैं, 80 साल के करीब होने वाले हैं, बदलाव नहीं हुआ। 1945 में जो नियम बन गए, आज 2020 हो गया है, 2020 भी जाने वाला है, अब तक कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज लाना होगा। वीटो पावर पांचों की अगर आप करवाएंगे, पांचों देश वीटो पावर इस्तेमाल करेंगे तो कैसे होगा? तो यानी कि कहीं रूल्स में चेंजेस लाना ज़रूरी है, ये लाए जाएं। इससे भारत और G4 और इसके अलावा कुछ और देश भी इसके मेंबर बनेंगे, तब इसकी जो है एक तरीके से पूरी प्रासंगिकता बनी होगी, तब ये जाके ये यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल भी होगा। तो ये है दोस्तों बेसिक रीज़न कि क्यों बाकी देश, हमारे देश भारत सहित G4 और अन्य देश भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप हासिल नहीं कर पाते। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे बताइएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ जो भी आपके सजेशंस हैं या आप कुछ मुझसे जानकारी चाहते हैं, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो मुझे आप मेल कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। नमस्कार दोस्तों।